हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर अभी भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत अपन ने पहले भारत का सामान्य परिचय, भारत का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार और भारत का भौतिक स्वरूप का डिविजन्स अपन ने देख लिया था। और इस डिविजन्स के अंतर्गत अपन सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन हिमालय के ऊपर मेन फोकस रखने वाले हैं। जिसके अंतर्गत अपन हिमालय जो सीरीज है उसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास का मेन उद्देश्य होगा हिमालय से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करना और टॉपिक को बेहतरीन रूप से समझ लेना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं हिमालय श्रृंखला को। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मेरे पास रिसोर्सेज की कुछ कमी है, तो अभी मेरे पास जो टेक्निकल जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इस कारण मैं अभी इस तरीके से आपको क्लासें दे पा रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको जल्द ही बेहतरीन और लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपन मेन टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, भारत एक विशाल देश है, यानी भारत का एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है। और भारत के अंदर जो जोग्राफिकल फीचर्स है दोस्तों, वह अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत पठार है और कहीं पर पहाड़ वगैरह भी है। ठीक है, और कहीं पर दलदली या फिर मार्शलैंड भी है, कहीं पर थार का मरुस्थल भी है। तो ऐसे करके अपने भारत के अंदर बहुत सारे जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। भारत की भूगर्भिक संरचना के कारण यहाँ पर उच्चावच विविधता पाई जाती है और उच्चावचों के आधार पर ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है भारत का भौतिक स्वरूप को कुल 6 भागों में बांटा गया है। और कई बुक्स में आपको 5 भी देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम के अंदर आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है कि ऑप्शन में किस प्रकार का कितना डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि भारत का जो एरिया है, टोटल एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इस एरिया में से लगभग 10.7 प्रतिशत पर पहाड़ है, सॉरी पर्वत है, और 18.8% पर है पहाड़, और 27.7% पर है पठार, और सबसे ज़्यादा 43% पर है मैदान। तो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा मैदान है, फिर पठार है, फिर पहाड़ और फिर पर्वत है। ये आपको क्रम ध्यान में रखना है। और ये है दोस्तों ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी अवरोही क्रम है। तो आपको उसमें डेटा के अकॉर्डिंग जो है सिक्वेंस लगा लेनी है, एग्जाम में पूछे उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं भारत को सामान्यतः 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ किताबों के अंदर इसको 6 भागों में बता रखा है। एनसीईआरटी के अंदर 6 भाग है। यहाँ पर जो एक पार्ट रह गया वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, ये है मध्यवर्ती विशाल मैदान का ही पार्ट है, यानी उसी का उप विभाजन है। तो यहीं पर इस पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, तो अपन शुरू कर रहे हैं सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या फिर हिमालय रेंज। यह भारत के उत्तर में स्थित है और उत्तर में भी पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के रूप में, एक हेयर पिन लूप की तरह हिमालय की पर्वत जो है वो फैला हुआ है। यानी कि ऐसे ऐसे हेयर पिन लूप के रूप में फैला हुआ है, जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, पश्चिम से लेके पूर्व तक। ठीक है, जिसका अवतल भाग तिब्बत की ओर है और उत्तल भाग भारत की ओर है। यानी दोस्तों ये बार एक सवाल पूछा गया है कि हिमालय का जो अवतल भाग है, यानी जो हिमालय ज़्यादातर जो जो खावा है या फिर जो मतलब उभरा हुआ है वो है तिब्बत की ओर है। सॉरी, उभरा हुआ नहीं है, उभरा हुआ तो अपने यहाँ भारत की ओर है, लेकिन जो अवतल जो मतलब पार्ट है वो है तिब्बत की ओर है और उत्तर भाग है भारत की ओर। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि हिमालय का जो अवतली विस्तार है वो किस देश में है, तो वो तिब्बत में है, और उत्तरी विस्तार अपने भारत देश के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप आगे देखते हैं, भारत के जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, यानी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें से लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है।
2400 किलोमीटर लंबा यह पर्वतीय भाग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है, जहां अनेक अल्पाइन हिमनद मिलते हैं। दोस्तों, विश्व के अंदर बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन हिमालय पर्वत है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है। और इस नवीन पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है पश्चिम से लेकर पूर्व तक वो है 2400 किलोमीटर। यह आपको मेन बात ध्यान में रखनी है। और यह पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है और यहाँ पर अनेक अल्पाइन हिमनद यानी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसका निर्माण 33 सागर में जमे अवसादों के वलन से हुआ है और इन अवसादों का वलन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से यूरेशियन प्लेट के साथ में होने से हुआ है। यानी दोस्तों, हिमालय का जो मेन निर्माण हुआ है वो एक तो हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वहाँ से टूट जाने के बाद में, और एक यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराने से फोल्ड होने के कारण हिमालय माउंटेन सीरीज का निर्माण हुआ है। यानी भारत का जो उत्तरी भाग है वह यूरेशियन प्लेट का है और भारत का जो दक्कनी पठार है दोस्तों वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का है। तो इन दोनों के फोल्ड होने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये कुछ आपको बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तृतीय काल में निर्मित यह पर्वत इयोसीन काल में, अर्थात पृथ्वी को अपन टाइम स्केल में बांटे तो पृथ्वी का जो तृतीय काल है उसके अंदर भी जो इयोसीन जो एज दोस्तों अर्थात 7 करोड़ वर्ष पूर्व 33 सागर के रूप में था। यानी जो हिमालय माउंटेन सीरीज है दोस्तों यह तृतीय काल के अंदर पृथ्वी के ऊपर यह 33 सागर के रूप में था, लेकिन वलन के कारण हिमालय पर्वत का फोल्ड या फिर हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हो गया। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट का विसरण हुआ तो इस पर्वत का उत्थान 3 चरणों में हुआ। यानी दोस्तों, जो हिमालय है उसका निर्माण एक साथ नहीं हुआ है, पैरेलली इसकी स्टेज देखने को मिलती है। स्टेज भी कौन कौन से रूप में देखने को मिलेगी? जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराई तो उस कारण से 3 स्टेजों का निर्माण हुआ, जिसमें हिमालय के अलग अलग फोल्ड्स का निर्माण हुआ है। और अक्सर ये एग्जाम में यह मिलान करने वाले प्रश्नों में पूछा भी गया है, तो एक बार आपको उसको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले अपन देखें ओलिगोसीन के अंदर, इसके अंदर महान हिमालय और ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। और इसको याद रखने का तरीका है ओजीटी। ओजीटी का मतलब है ओलिगोसीन, जी का मतलब है ग्रेट हिमालय और टी का मतलब है ट्रांस हिमालय। ठीक है। उसके बाद में है मायोसीन काल। मायोसीन के अंदर दोस्तों लघु हिमालय या फिर मध्यम हिमालय का निर्माण हुआ है, यानी मीडियम या फिर स्मॉल जो हिमालय उसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है प्लायोसीन, इसके अंतर्गत आउटर हिमालय या फिर जो शिवालिक है उसका निर्माण हुआ है दोस्तों। यानी प्लायोसीन में आउटर हिमालय या फिर शिवालिक का, यहाँ पर है मायोसीन में स्मॉल या फिर मीडियम हिमालय का निर्माण हुआ है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अपन ये देखिए कि सबसे लास्ट में किस मतलब पार्ट का हिमालय के लेयर के रूप में उत्थान हुआ है, यानी हिमालय की वह कौन सी सीरीज है जो सबसे लास्ट में मतलब बनी है, वो है आपके बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है। क्योंकि भारतीय प्लेट आज भी क्या है दोस्तों सक्रिय है, अतः कहा जा सकता है कि हिमालय जो विवर्तनिकी ढंग से क्या है सक्रिय है। यानी प्लेटें लगातार हमेशा गति करती रहती है। इस कारण जो भारतीय प्लेट है दोस्तों यह आज भी क्या कर रही है, सक्रिय है, एक्टिव है। इस कारण हिमालय जो है उसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। अभी नई रिपोर्ट्स के अनुसार ये मानते हैं कि जो मतलब जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों उसकी हाइट में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ हाइट उसकी इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज होने का जो मेन कारण है वह है प्लेटों में गति होना। ठीक है। हिमालय को मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है महान हिमालय और फिर है पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है। और इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे महान हिमालय के हैं वृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर आपके मीडियम या फिर स्मॉल हिमालय, और लास्ट में शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। और मेन जो पार्ट है वह है ट्रांस हिमालय, फिर है महान हिमालय और फिर पूर्वोत्तर हिमालय। ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अभी आपको मैं मैप के ऊपर भी इस बात को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। एक बार अपन मैप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे उत्तर के अंदर यहाँ पर दोस्तों ये जो सीरीज है तो ये तो है आपके काराकोरम रेंज है, ये तो काराकोरम रेंज है दोस्तों। और काराकोरम के बाद में है ये वाला जो पार्ट है ये है लद्दाख रेंज है। और इसके बाद में यहाँ पर जो आपको देख पा रहे हैं ये वाली ये है आपके जास्कर सीरीज।
और जास्कर सीरीज का ये विस्तार कहाँ तक है, कैलाश श्रेणी के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में शुरू हो रहा है आपके ये मेन हिमालय, ये यहाँ पर आपके मेन हिमालय हैं। और इस मेन हिमालय के बाद में आप मैंने बताया था कि जो अंदर वाला है दोस्तों, ये है आपके मध्यम हिमालय है। एक मिनट है, ये यहाँ पर आपके मध्यम हिमालय दोस्तों, ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और सबसे लास्ट में था आपके आउटर हिमालय या फिर शिवालिक से, यहाँ पर आपको शिवालिक से देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से कुछ अपने लेयर से हिमालय की, इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। तो अब आके चलते हैं वापस एक बार पीछे और शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय। यह हिमालय पर्वतंत्र का सबसे उत्तरी भाग है। यानी दोस्तों अगर हिमालय को अपन पश्चिम से शुरू करें तो पश्चिम के अंदर सबसे पहले आएगा आपका ट्रांस हिमालय। 1906 में स्वान हेडन के द्वारा इस श्रेणी की व्याख्या की गई थी। यह श्रेणी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विस्तृत है। यानी ट्रांस हिमालय का विस्तार ज़्यादातर कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के अंतर्गत। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई देखें अपन तो लगभग 1000 किलोमीटर है। और यह श्रेणी मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर शुष्क एवं शीत मरुस्थल पाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों शुष्क व शीत जलवायु पाई जाती है। और इंडो सांगपो सच्चर जोन ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करता है। यानी दोस्तों अगर अपन वापस एक बार मैप के ऊपर देखें कि इंडो सांगपो सच्चर जोन कहाँ पर है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो रेंज है दोस्तों, ये वाली, इन तीनों रेंजों को इस महान हिमालय से, ये जो आपको दिख रहा है ये महान हिमालय है, इस महान हिमालय से अलग करने के लिए इनके बीच में क्या है दोस्तों, इंडो सांगपो सच्चर जोन है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको बनाओगे अपन टेबल के माध्यम से भी समझ लेंगे कौन सा जोन हिमालय की कौन सी सीरीज को पृथक करता है या फिर अलग करता है। ठीक है, अब अपन वापस एक बार पीछे आ रहा हूं मैं। ट्रांस हिमालय को मुख्यतः 3 सीरीज के अंतर्गत या फिर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है आपके काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है। इनको याद रखने का तरीका है कलेजा। और इनका जो क्रम है दोस्तों वो एग्जाम में पूछा जाता है, और वह भी किससे, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो नॉर्थ से साउथ में देखने को मिलेगा आपको काराकोरम, फिर उसके बाद में लद्दाख और फिर आपके जास्कर। और ये प्रश्न पूछा गया कि जो कैलाश श्रेणी है दोस्तों वह किसका विस्तार है, तो वह विस्तार है आपके जास्कर श्रेणी का। ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो अपन सबसे पहले शुरू करेंगे काराकोरम रेंज। यह ट्रांस हिमालय की उत्तरी श्रेणी है, सबसे नॉर्थ में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं दोस्तों। इस श्रेणी में हिमालय की या फिर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉर्डन ऑस्टिन स्थित है। ज़्यादातर दोस्तों जो काराकोरम वाला रेंज है यह पीओके के अंतर्गत आता है। और पीओके के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है केटू या फिर गॉर्डन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है या फिर विश्व की 2 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो उनमें कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। लेकिन अगर पीओके को माना जाए, पीओके को बेस बनाया जाए, तब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू। ठीक है, इसके अलावा इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे अल्पाइन हिमनद मिलते हैं, जैसे हिस्पर हो गया, सकामी है, बतूरा है, बियाफो है, और सबसे इम्पोर्टेंट है सियाचिन। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के पास में भारत का जो उत्तरतम पॉइंट है दोस्तों, जो इंद्राकोल है वो स्थित है। इसके अलावा सियाचिन जम्मू कश्मीर में नहीं है, अपर जॉइंट के अंदर लद्दाख में है, और लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इस कारण दोस्तों भारत का जो उत्तरतम राज्य होगा वह हिमाचल है, ना कि लद्दाख, क्योंकि लद्दाख क्या बन चुका है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है, जहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है।
ये सवाल पूछा गया है कि नुब्रा जो रिवर है दोस्तों उसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो वो होता है सियाचिन ग्लेशियर में। और नुब्रा जो रिवर है यह आपके सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी है, और यह पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटल फील्ड है, यानी युद्ध स्थल की भूमि है। और यह सवाल पीसीएस मेंस 2016 के अंदर पूछा गया है, जो कि आरएस, जिसको अपन आरएस बोलते हैं, तो आरएस में यह पूछा गया सवाल है मेंस के अंदर। इसके बाद में है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित कौन सी श्रेणी है, वो है लद्दाख श्रेणी। माउंट राकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार तिब्बत में कैलाश पर्वत के रूप में पाया जाता है, जिसके दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि जास्कर सीरीज का विस्तार कैलाश के रूप में है, लेकिन कैलाश का विस्तार लद्दाख श्रेणी का भाग है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग में मानसरोवर झील स्थित है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम भी होता है। उसके बाद में है जास्कर सीरीज। यह लद्दाख के दक्षिण में है और यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम रेंज है दोस्तों, ठीक है। जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है, ये आपको बात में ध्यान में रख लेनी है। अब आपको मैं एक बार मैप क्लियर कर देता हूँ। लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, ये तीनों की तीनों श्रेणियाँ, तीनों की तीनों श्रेणियाँ हैं दोस्तों। ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यह आपको बात ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में है लद्दाख का पठार। काराकोरम लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित अंतर पर्वतीय पठार है, यानी दोस्तों दो पर्वतों के मध्य स्थित होने के कारण ये क्या है, अंतर पर्वतीय पठार है। और इस पठार के जो उत्तरतम के अंदर जो श्रेणी स्थित है वह काराकोरम है, और दक्षिण के अंदर है आपके लद्दाख। तो लद्दाख और काराकोरम दोनों के बीच में स्थित कौन सा पठार है, लद्दाख का पठार है, इसलिए यह अंतर पर्वतीय पठार है, आपको बात ध्यान में रखनी है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है दोस्तों, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। और इसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर शुष्क जलवायु का निर्माण होता है, अतः यह भारत का सबसे सूखा स्थान भी है, और यहाँ पर शीत का मरुस्थल भी पाया जाता है। ये कुछ आपको बात ध्यान में रखनी है। इस पठार पर बहुत सी लवणीय झीलें भी मिलती है, जैसे पेंगोंग सो हो गई और सुमरीरी हो गई, ठीक है। दोनों दोनों कहाँ पर स्थित है, लद्दाख के पठार पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुख्य हिमालय के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, या मेरी आपसे विनम्र अपील है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।